गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। द वर्धमान राइट्स इंटरनेशनल में आप सभी का वेलकम है। और क्लास 11 केमिस्ट्री में आज चैप्टर फर्स्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक छोटी सी बात ये करना चाहते हैं कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बताया था आपको मोलर मास से संबंधित या एटॉमिक मास क्या होता है वो बताया था। अब एटॉमिक मास को जनरली जो एक्चुअल एटॉमिक मास होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है पहले वो चर्चा करेंगे, उसके बाद में फिर हम जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन उसका आएंगे। तो सबसे पहली बात हम ये करने वाले हैं कि कोई भी अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, जो एटॉमिक मास होता है उसे हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर जो है कंसीडर नहीं किया जा सकता है। अब जैसे अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर हमेशा सेम आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है? 12। तो ये कार्बन का क्या हुआ? एक एटॉमिक मास हुआ। ठीक है। अब अगर हम ये बात करें जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? सिमिलर, सेम टू सेम होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। लगभग लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए यही बोलेंगे कि यहाँ पर इन दोनों का जो मास होगा वो क्या होता है? सेम होता है। वहीं पे अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम। ये वैल्यू क्या मिलती है? ग्राम के अंदर। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन के लगभग सिमिलर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम। अब यदि अगर हम कंपेयर करें इन दोनों का, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, तो प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है? प्रोटॉन के कंपेयर में अगर हम देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1/1837 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। मतलब जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन से कितना छोटा होता है? इतना छोटा होता है। 1837 टाइम्स क्या होता है? छोटा होता है। ये बोल सकते हैं इसमें से केवल एक पार्ट जो है किसके बराबर है? न्यूट्रॉन के बराबर। ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन के 1/1837 टाइम्स के इक्वल होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल होता है प्रोटॉन से। क्लियर? अब एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कार्बन का जो मास है वो ये है, ठीक है। अब इसको क्या है? इन यूनिट्स को नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसको AMU बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? AMU, है ना, एटॉमिक मास यूनिट है। तो या तो इसको ऐसा बोल दो या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? AMU। इससे समझ में आएगा कि ये एटॉमिक मास की यूनिट है। अब देखिए आप, इसमें एक और नंबर आता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये जो ये है, इसे हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। और ये जो है 1 मोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। ठीक है। तो अगर हम किसी एटम के मास में इस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 मोल हो जाएगा। एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बात करी कार्बन, ठीक है। कार्बन मान लीजिए मेरे पास 2 ग्राम कार्बन है, 2 ग्राम कार्बन है। अब 2 ग्राम कार्बन में कितने मोल अवेलेबल है? तो हम क्या करेंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी हमारा आंसर आएगा
वो आंसर हमारा कैसा होगा, इसके 1 मोल के बराबर, या 1 मोल के बराबर है, जितने ग्राम है तो उसमें कितने मोल होंगे, तो जो भी आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए आंसर आया 4.03, तो 4.03 मोल हो जाएंगे 2 ग्राम के अंदर। क्लियर? अभी मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा एग्जांपल के जरिए। अब आप देखिए कैसे करेंगे हम इसमें। हमें ध्यान रखना है 6.022 × 10⁻23, और जब भी हम ये डिजिट लेते हैं या ये डिजिट लेते हैं तो हम उससे कैलकुलेट कैसे करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर या AMU के अंदर। अब जैसे कार्बन के, अगर मैं बोलता हूँ कि कार्बन के एक एटम का मास कितना है, एक एटम का मास अगर हम देखें तो कितना है, ठीक है, तो कैसे बताएंगे, 12 तो है क्या है ना, 12 इसका मास है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन जोड़ो, क्योंकि हमको पता है एटॉमिक मास निकालना है, तो एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के साथ, दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा मास निकलता है। तो हम क्या करेंगे, ये 12 तो इसका मास हमको पता है, लेकिन हमको क्या पता करना है, एटॉमिक मास पता करना है मोल के अंदर। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले एक्चुअल मास क्या होगा, 12 × 1.67 × 10⁻24, ये किसके लिए हो गया, प्रोटॉन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 + 6 है, तो 6 न्यूट्रॉन है और 6 क्या है, प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन के लिए मैंने लिख लिया, न्यूट्रॉन के लिए 6 और 6 कितने होते हैं, 12, 6 + 6 12। तो हमने क्या करा, पहले प्रोटॉन के लिए मास निकाला जो प्रोटॉन का होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन के लिए निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन का क्या होता है, लगभग सेम, दोनों का सेम है। अब हम क्या करेंगे, इस डिजिट से क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6.022 × 10⁻23। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 1 मोल अगर निकालना है। क्वेश्चन ये है कि कार्बन का एटॉमिक मास इतना है, तो 1 मोल कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, 1 मोल कार्बन का, तो 1 मोल कार्बन के निकालने में सबसे पहले हमने कार्बन का एटॉमिक मास निकाला, फिर उसके अंदर हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का एटॉमिक मास लगभग सेम होता है, लिखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 1 मोल के जो मॉलिक्यूल हैं या जितने ग्राम है उसका मल्टीप्लाई करना इससे, तो जो हमारा आंसर आएगा इसका और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा तो क्या आएगा 12, और यहाँ पे आएगा 1, सब कुछ कैंसिल करने के बाद क्या आएगा आंसर 1, और यहाँ पे लिखेंगे हम ग्राम, तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, ये मास 12 ग्राम। क्लियर? जनरली एक छोटी सी टर्म थी, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा। पर ये तो ये जनरल टर्म में समझाना चाहता था कि यहाँ पर जो है, जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, और एक्चुअल अपन कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। ये तो एक डिफरेंट तरीका, लेकिन अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सिंपल तरीका। सिंपल तरीका कैसा, जैसे हम बात करेंगे NaOH, ठीक है। अब NaOH है, NaOH में एक एटम सोडियम है, एक एटम ऑक्सीजन और एक एटम हाइड्रोजन है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तीनों को जब प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 40। तो ये 40 ग्राम जो होगा इसका, जो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास भी बोलेंगे, ठीक है, या इसे क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले का मास क्या निकला 14, या फिर क्या बोल सकते हैं, ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का मास निकला 40, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक इसका मॉलिक्यूलर मास भी होगा। अब हम बात करेंगे, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो 1 मोल जो है वो किसके बराबर होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। एक चीज हो, इसे मोलर मास भी कहा जाएगा, ठीक है। ये टोटल निकला ना मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला का भी मास हो गया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं 1 मोल निकालेंगे, तो 1 मोल निकालने में
कि गिवन मास जो मास हमें गिवन है और अपॉन में जो है टोटल मोलर मास उसका कितना होगा। जैसे मैंने बताया आपको क्वेश्चन ये है कि 4 ग्राम NaOH में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हाउ मेनी मोल्स। ठीक है, अब 4 ग्राम हमको NaOH दिया, हमें ये फाइंड करना है कि इसके कितने मोल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 4 ग्राम और टोटल मोलर मास कितना है 40 ग्राम, डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/10। 1/10 आया मतलब क्या हुआ 0.1 मोल। क्लियर, ये बात हो गई मोलर मास की। या हम बात करें कि अगर जो गिवन हमें क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो NaOH है वो 4 ग्राम दिया हुआ है उसमें NaOH, तो इस 4 ग्राम में कितने मोल होंगे इस NaOH के, तो कितने मोल होंगे 0.1 मोल, ये क्या बोल सकते हैं 1/10 मोल्स। क्लियर, अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो हमें आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे नॉर्मलिटी और मोलरिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी किसको बोलते हैं, मोलरिटी किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोलरिटी की। तो मोलरिटी को समझने के लिए मोलरिटी मोल और ग्राम, मोल और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने की मोलरिटी की डेफिनेशन को, मोल और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। या तो हम बोल सकते हैं मोल पर लीटर कंसंट्रेशन या बोल सकते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। अब मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का डेफिनेशन कैसे बताएंगे कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के 1 लीटर कितने लीटर में, पर लीटर बोला मतलब 1 लीटर की बात हो रही है। ठीक है, पर लीटर बोला मतलब कितने लीटर 1 लीटर। तो कोई भी सॉल्यूशन अगर बना है तो उसके 1 लीटर में जितने मोल या जितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट घुले होते हैं या सॉल्युबल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, मोलरिटी। क्लियर, जैसे कि अभी हमने NaOH का एग्जांपल लिया, 40 ग्राम को यदि अगर हम 1 लीटर में घोलते हैं, 40 ग्राम NaOH है और उसे हमने 1 लीटर वाटर के अंदर डिजॉल्व किया, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा या इस सॉल्यूशन को बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे हम, मोलरिटी। और ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा 1 मोल, कैसा बनेगा 1 मोल बनेगा, या क्या बोल सकते हैं मोलर सॉल्यूशन बनेगा। कैसा सॉल्यूशन बनेगा, मोलर सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर, मोलरिटी को किसे देखते हैं, मोल और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, मतलब पर लीटर मतलब 1 लीटर की बात हो रही है, तो किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने ग्राम और या मोल्स घुले होते हैं या सॉल्युबल होते हैं वो कहलाता है मोलरिटी। क्लियर, अब ये तो बात हुई मोलरिटी की, अब हम बात करेंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी तो यहां लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि यदि अगर हम देखें कोई भी सॉल्यूट अगर है, सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूट से मिलके बनेगा और सॉल्वेंट से मिलके बनेगा, तो पर लीटर की बात होगी मतलब 1 लीटर की बात होगी। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा, अगर उस वेट को अगर हम 1 लीटर में घोलेंगे तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने क्या लिया NaOH, वापस NaOH के एग्जांपल से देख लेते हैं।
अब NaOH क्या है, एक बेस है, ठीक है। बेस का मतलब क्या हुआ कि ये OH माइनस आयन होता है, क्लियर। तो हम ये देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। इसका टोटल वेट हमने पहले देखा था तो कितना आया था 40। अब देखो इसमें से कितने OH हैं, एक OH है। तो बेस के केस में हम OH जितने OH होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं ना उसके मोलर मास में, तो उसका इक्विवेलेंट मास निकल जाता है। 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 40 ग्राम NaOH को 1 लीटर में बोलता हूँ, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या, कैसा सॉल्यूशन बनेगा, नॉर्मल बनेगा। कैसा बनेगा, नॉर्मल। और नॉर्मल को हम कैपिटल N से बताते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, नॉर्मलिटी, ठीक है। अब अगर मैं इसको 40 ग्राम को 1 लीटर में बोल रहा हूँ तो ये कैसा बन रहा है, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट जो है आज हमने जनरल वे में समझा है, तो थोड़ी समय की कमी के कारण है ना, तो जैसे ही हो सकेगा तो हम एक वीडियो और बनाएंगे मोल कॉन्सेप्ट का प्रॉपर वे में, तो उसमें आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।